तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे को भारत में शायद ही कोई शख्स होगा जो नहीं जानता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक जुनून और जज्बा था जिसने लाखों लोगों के दिलों में आजादी की मशाल जला दी। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने इस नारे को सिर्फ बोला ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन में से जिया भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यूं तो भारत में कितने ही नेता आए और गए, लेकिन जिस शख्स के नाम में नेताजी सबसे खूबसूरत लगा वे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक वकील थे जो बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उनकी मां पद्मा देवी बहुत स्नेही और धार्मिक महिला थी। घर में भाई बहन भी थे और परिवार में एजुकेशन, डिसिप्लिन और मॉरल वैल्यूज को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बचपन से ही सुभाष थोड़े अलग नेचर के थे। वे खेलकूद में कम इंटरेस्ट रखते थे और पढ़ाई और सोच विचार में ज्यादा समय देते थे। उनका दिल और दिमाग हमेशा समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए सोचता रहता था। साल था 1912। उन्होंने कोलकाता का प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया। इसी साल क्या होता है कि ऑटन नाम के एक अंग्रेजी ऑफिसर ने इंडियन स्टूडेंट्स को अनसिविलाइज्ड और लेजी नेटिव्स कहा, जिससे सुभाष और दूसरे इंडियन स्टूडेंट्स की फीलिंग हर्ट हो गई। सुभाष ने सम्मान को बर्दाश्त न करते हुए प्रोफेसर के खिलाफ विरोध जताया और गुस्से में उन्होंने उन पर हाथ उठा दिया। यही घटना उनके जीवन में पहली बार सक्रिय रूप से अन्याय के खिलाफ विरोध करने की शुरुआत थी और उन्होंने महसूस किया कि अपने देश और उसके सम्मान के लिए संघर्ष करना जरूरी है। सुभाष अपने पिता की इच्छा पर 1919 में इंग्लैंड गए ताकि ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सके। ये उस समय का सबसे प्रेस्टिजियस करियर था। उन्होंने दिन रात मेहनत की और 1920 में 4th रैंक हासिल की, लेकिन उनके दिल में तो देशभक्ति की आग ही थी। उन्होंने कहा, जब मेरी मातृभूमि गुलाम है तो मैं ब्रिटिश की सेवा कैसे कर सकता हूँ। इसलिए 1921 में उन्होंने ICS छोड़ दिया। ये कदम उनके करेज और देशभक्ति का पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद इंडिया लौटकर सुभाष ने चित्तरंजन दास की गाइडेंस में कांग्रेस ज्वाइन की और देश के लिए एक्टिव काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट करना, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना और लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम किया। 1924 में CR दास कोलकाता के मेयर बने। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता नगर निगम में चीफ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया। इस पद ने उन्हें शहर की प्रशासनिक जिम्मेदारियों का एक्सपीरियंस और जनता की समस्याओं को समझने का मौका दिया। उनकी लीडरशिप और एफिशिएंसी के कारण ये पद उन्हें मिला। यह उनके राजनीतिक करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश सरकार को बोस जैसे नेशनलिस्ट लीडर्स खतरनाक लगते थे क्योंकि वे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सक्रिय थे। इसलिए 1925 में उन्हें गिरफ्तार कर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। जेल की परिस्थितियां बेहद कठिन थी। वहां खाने पीने, सफाई और रहने की सुविधाएं बेहद खराब थी। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद बोस ने हिम्मत नहीं हारी। इस अनुभव ने उनके साहस और डिटर्मिनेशन को और ज्यादा मजबूत कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कठिनाइयों और संघर्ष से उन्हें कमजोरी नहीं मिलती, बल्कि वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। 1927 में वे जेल से बाहर आए और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने युवा जनरेशन की आवाज उठाई और पूरे फ्रीडम की डिमांड की। 1930 के एरा में सुभाष ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। उन्होंने साफ कहा कि इंडिया को केवल पार्शियल फ्रीडम नहीं चाहिए, बल्कि कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। लेकिन गांधी जी और बाकी लीडर्स का मानना था कि नॉन वायलेंस और नेगोशिएशन से ही इंडिपेंडेंस आएगी। सुभाष का मानना था ब्रिटिश सिर्फ फोर्स से ही समझेंगे। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन सोच में इतनी असमानता के कारण 1939 में उन्हें रिजाइन देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। बोस ने ऐसी पार्टी बनाने का फैसला किया जो एग्रेसिव और रेडिकल अप्रोच रखती थी। इसका मकसद था कि भारत को ब्रिटिश शासन से तुरंत और पूरी तरह मुक्ति दिलाई जाए। युवा और देशभक्ति को संगठित करना ताकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जोरदार और निर्णायक कार्रवाई हो सके। ये कांग्रेस के भीतर लेफ्ट विंग या रेडिकल विंग का एक्सटेंशन था। ये स्टेप उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और कंट्री के लिए डेडिकेशन को दिखाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें 1940 में अरेस्ट किया और अंडर हाउस डिटेंशन रखा। बीमार होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फिर शुरू हुई उनकी फिल्म जैसी स्टोरी। 16 जनवरी 1941 की रात सुभाष ने सीक्रेटली एस्केप कर लिया। अफगानिस्तान और रशिया होते हुए वे जर्मनी गए। जर्मनी में उन्होंने एशिया में मदद के लिए जापान से कांटेक्ट किया। उनका मिशन था इंडिया के लिए एक ऑर्गेनाइज आर्मी बनाना। जब सुभाष चंद्र बोस 1943 में जापान पहुंचे तो उन्होंने आजाद हिंद फौज की लीडरशिप संभाली। इससे पहले INA की लीडरशिप मोहम्मद जमन काइनी और मोहम्मद अबू सेले जैसी शुरुआती टीमों के हाथ में थी, लेकिन इसे फॉर्मल रूप में कोई भी बड़ा और संगठित इंडियन नेशनल आर्मी नहीं कहा जा सकता था। असल में INA की शुरुआत 1942 में सिंगापुर और मलाया में हुई थी।
जब कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों को इकट्ठा करके एक सेना बनाने की कोशिश की। ये सभी सैनिक जापानीज फोर्स के कब्जे से लिए गए थे। ये पहला आईएनए था। स्टार्टिंग में आईएनए में जापानीज मदद मिलने के बावजूद बहुत ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल इश्यूज थे। मोहन सिंह और जापानीज अथॉरिटी के बीच भरोसे की काफी कमी थी। 1942 के अंत तक जापान ने मोहन सिंह को सस्पेंड कर दिया। यानी जब सुभाष चंद्र बोस 1943 में जापान पहुंचे तो आईएनए प्रैक्टिकली लीडरलेस और ऑर्गेनाइजेशनली वीक था। सुभाष ने आने के बाद आईएनए को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया। उनकी लीडरशिप और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के तहत इसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया गया। सुभाष ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा केवल शब्द नहीं है बल्कि उनकी आत्मा और कमिटमेंट का सिंबल बन गया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाई और अंडमान निकोबार को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए और जापानीज फोर्सेस के साथ मिलकर दिल्ली चलो का स्लोगन दिया। इसका मतलब था चलो दिल्ली, आजाद भारत की राजधानी की ओर। ये एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल मूव था ताकि भारतीयों में विश्वास और भरोसा दे सकें कि आईएनए भारत की आजादी के लिए अभी लड़ रही है। आईएनए ने म्यांमार की राजधानी बर्मा से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों की ओर मार्च शुरू किया। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश इंडिया के हार्टलैंड में प्रवेश करना और रिबेलियन को सपोर्ट देना। सोल्जर्स का मोरल बहुत हाई था क्योंकि वे फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। आईएनए और जापानीज फोर्सेस ने इम्फाल और कोहिमा में मेजर बैटल्स लड़ी। हालांकि कई कारणों से उन्हें सेटबैक्स मिले। सप्लाई लाइंस वीक थी, फूड, एम्युनिशन और मेडिकल फैसिलिटीज बेहद कम थी। टेरेन और मॉनसून कंडीशंस भी मुश्किल थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जंगल और बारिश मुश्किल बढ़ा रहे थे। ब्रिटिश फोर्सेस स्ट्रॉन्ग और वेल प्रिपेयर्ड थी, जिसका रिजल्ट निकला कि आईएनए और जापानीज फोर्सेस को मिशन अबॉर्ट करना पड़ा और कैंपेन ऑफिशियली फेल हो गया। इन फेलियर्स के बावजूद सुभाष ने अपने मिशन और आइडियोलॉजी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने सोल्जर्स को डिमोरलाइज नहीं होने दिया और हमेशा फ्रीडम स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस याद दिलाई। ये दिखाता है कि सुभाष का लीडरशिप स्टाइल इंस्पिरेशनल और डिटरमाइंड था। चाहे बैटलफील्ड में सेटबैक्स मिले, उन्होंने अपने इंडियन इंडिपेंडेंस के गोल को कभी नहीं छोड़ा। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया है और उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर ने पूरे भारत में शोक का माहौल बना दिया। लेकिन सवाल उठे, क्या सच में नेताजी की मृत्यु हो गई या फिर वे कहीं सुरक्षित हैं? कई लोग मानते थे कि नेताजी प्लेन क्रैश में मरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी मौत प्लान की थी। इसी कड़ी में एक नाम आया, गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा उत्तर प्रदेश के फैसलाबाद में रहते थे। वे साधारण दिखते थे, बहुत शांत और साधु जैसी जिंदगी, लेकिन उनके रहन सहन, व्यवहार और कई बातें नेताजी से मिलती जुलती थी। लोगों ने नोटिस किया कि गुमनामी बाबा के बोलने का तरीका और अंग्रेजी हिंदी एसेंट बिल्कुल नेताजी जैसा है। वे जापानी भाषा भी जानते हैं और नेताजी की कुछ पर्सनल हैबिट्स जैसे कि कपड़े पहनना, खाना खाना, वो भी बिल्कुल उनके जैसा है। उनके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल लेटर्स और नोट्स भी पाए गए जो नेताजी के टाइम से ही जुड़े थे। इन ऑब्जर्वेशंस की वजह से कई लोग मानते थे कि नेताजी प्लेन क्रैश के बाद सीक्रेटली इंडिया वापस आए और गुमनामी बाबा बनकर गुप्त जीवन जीने लगे। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स कुछ और कह रही थी। इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट ने प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु ऑफिशियली कंफर्म की। कुछ जापानीज विटनेसेस ने प्लेन क्रैश देखा और बताया कि नेताजी उसी में थे। भारत में कई कमेटीज बनाई गई, जैसे शाहनवाज कमेटी, खोसला कमेटी, जिन्हें इस केस की जांच दी गई। उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु की पुष्टि हुई है। सच आज भी मिस्ट्री है। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी एक्सीडेंट में चल बसे, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि गुमनामी बाबा वास्तव में वही थे। यही कारण है कि नेताजी की डेथ आज भी रहस्य का कारण बनी हुई है, जिसने इतिहास के कई सवाल छोड़ दिए हैं। नेताजी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लोग उनके सपने, उनके नारे और उनके काम से आज भी प्रेरणा लेते हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो चुका था, जापान हार चुका था और नेताजी ने जापान का साथ दिया था। अगर नेताजी प्लेन क्रैश में बच गए होते तो उनकी मौजूदगी एलाइज और भारत सरकार के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन सकती थी। कुछ हिस्टोरियंस और सपोर्टर्स मानते थे कि उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए इंटेंशनली अपनी मौत का नाटक किया। इस थ्योरी के मुताबिक गुमनामी बाबा बनकर वे चुपचाप इंडिया में छिप गए ताकि ब्रिटिश और इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशंस से बच सके। बॉस ने हमें सिखाया कि फ्रीडम कभी मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए सैक्रिफाइस, करेज और पैशन चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि अगर आपको नेताजी से कुछ सीखने का मौका मिले तो आप क्या सीखना चाहेंगे। नमस्कार।